नमस्ते दोस्तों। अभी तक आपने कहानी में सुना कि रीमा को प्राकृतिक सौंदर्य से कितना लगाव है। वो शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर कुसानी की आबो हवा में घूमना चाहती थी। उसका पति जो एक डॉक्टर होता है और वो बहुत संपन्न व्यक्ति है, उसने उसको अकेले आने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन फिर रीमा की ज़िद के आगे उसे हार माननी पड़ी थी और वो कुसानी अकेले कुछ दिन के लिए आई थी। कुसानी आने के बाद कुछ यादें, कुछ आभास उसको कुछ अचरज भरे थे जो लगातार हो रहे थे। वहाँ आकर उसने बहुत सारे लोगों से अपने संबंध मजबूत कर लिए थे। उस रिजॉर्ट का बेटा गणेश, उसका मित्र शंकर और उनकी पत्नी कावेरी उसके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। इस बीच उसकी 2 बार तबीयत खराब हुई थी, जिससे परेशान उसका पति उसको लेने अब कुसानी आ पहुंचा था। आगे की कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। परेश का यूं प्यार लुटाना रीमा को अचरज में डाल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि परेश का ये प्यार असली है या दिखावा। खैर, जो भी है सुखद है। रीमा शांत लेटी हुई थी और परेश उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कितना बदल गया हूँ। मैं जब से आया हूँ ना तो मुझे हॉस्पिटल की टेंशन है और ना मरीजों की। कितना सुखद एहसास है यहाँ पर। क्या ये सब रीमा के कारण है? क्या ये सारा मुझसे रीमा का प्रेम करा रहा है, या यहाँ की वादियों में इतना आकर्षण है जो मुझे बांध लिया है? क्या कारण हो सकता है? फिलहाल जो भी कारण रहा हो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं मजनू की तरह मरना नहीं चाहता। रीमा मेरी पत्नी है। उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां होंगी मैं बखूबी निभाऊंगा, लेकिन एक मजनू बनकर नहीं। उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मैंने डॉक्टर कुशाग से अपॉइंटमेंट ले लिया है और दिल्ली जाते ही मैं रीमा को सबसे पहले डॉक्टर कुशाग को दिखाऊंगा। लेकिन ये मुझे जो हो रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे अपना हॉस्पिटल संभालना है, अपना बिजनेस देखना है। मैं इस ज़िंदगी को नहीं जी सकता। मुझे असली दुनिया में लौटना पड़ेगा। परेश ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि रीमा ने कहा, परेश तुम क्या सोच रहे हो? परेश झूठा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस समय रीमा को उसके साथ की सख्त ज़रूरत है। उसने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उसने कहा, रीमा कुछ देर तुम आराम कर लो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। शाम को डिनर के टाइम पर मैं तुम्हें उठा लूँगा। रीमा शांत पड़ी रही, अलसाई सी, क्योंकि उसके पास परेश का साथ था। वो खुश थी कि परेश मन ही मन गणित लगा रहा था। एक तरफ रीमा को किए हुए वादे की और एक तरफ अपने फैले हुए बिजनेस और हॉस्पिटल की। इसी द्वंद्व में उलझा परेश शांत बैठा था कि यकायक रीमा चौंक पड़ी और उसने परेश से कहा, परेश मुझे संभाल लो। परेश आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या हुआ रीमा? वो परेश से लिपट गई। उसने कहा, परेश तुम जानते हो कि मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से ऊब कर
यहाँ आना चाहती थी, कुछ सुकून के पल बिताना चाहती थी। लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? तुम्हें पता है परेश, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से कोई बांसुरी की धुन है जो पहाड़ों के पीछे से बजाता है और रोज मुझे अपनी तरफ खींचता है। कोई चिड़िया का जोड़ा है जो रोज मेरे कमरे में आ जाता है और टुकुर टुकुर मुझे देखता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पेड़, यहाँ के रास्ते, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको जानती हूँ। मैं सबसे, मेरा कोई रिश्ता है। और पता है परेश, उस दिन मुझे याद आया कि गणेश दादा मेरे कहने पर मुझे उस झील को दिखाने ले गए थे। बहुत खूबसूरत झरना था, बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत सारे बंदर थे, मछलियां थी। लेकिन उसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा फिर क्या हुआ। मैं वहां जाकर लौट आई थी क्या परेश? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन जो भी हुआ हो, मेरा मन चैन में नहीं है। मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। वो क्या है परेश? क्या मैं मानसिक तौर से बीमार हो गई हूं? और हाँ परेश, कोई लड़की है और कोई बैजू है। उनकी आकृतियां मेरे मन में घूमती रहती हैं, जिनका जाल इतना गहरा गुथा हुआ है कि मैं चाहकर भी उससे निकल नहीं पा रही हूं। परेश बहुत ध्यान से सब सुन रहा था। वो रीमा को छेड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके दिमाग पर जोर पड़े और वो झरने वाली बात को दोबारा से उखेड़े। लेकिन बातें दिमाग में रहना भी उचित नहीं है। यही सोचकर परेश ने कहा, कैसा झरना रीमा? और कौन बैजू? और किस लड़की की बात कर रही हो तुम? यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। मुझे नहीं पता परेश, वो कौन लड़की है और ये बैजू कौन है जो मुझे लगातार मेरे सपनों में आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। कोई बात नहीं रीमा, वो कोई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता है, फिल्में देखता है, अपने जीवन की घटनाएं देखता है। वो सारे मिलके एक आकृति बन जाती हैं और कभी कभी उसके केंद्र बिंदु में इंसान खुद को खड़ा हुआ पाता है। ये सारी एक कल्पना है और कुछ नहीं। ये इतनी गहरी बात नहीं है कि तुम बार बार इसे सोचो। नहीं परेश, नहीं परेश, तुम नहीं समझ रहे। कुछ तो है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मैं चैन में नहीं हूँ। जिस सुकून की तलाश में मैं आई थी वो सुकून तो मुझे यहाँ मिल गया, लेकिन एक दूसरी परेशानी, दूसरा दुख, दूसरी बेचैनी जो खड़ी हुई है उसे तुम भी नहीं समझ रहे हो। गणेश दादा भी नहीं समझे। उन्होंने भी बैद जी को बुला लिया था। इस रिजॉर्ट में भी कोई नहीं समझा। सब मुझे बीमार समझ रहे हैं। परेश, मैं बीमार नहीं हूं। परेश ने हौले से रीमा के माथे पर हाथ फेरा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रीमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और कल सुबह हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं। कल? कल नहीं परेश, एक दिन तो तुम मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। एक दिन तो यहाँ की वादियों का आनंद ले लो। एक दिन तो मेरे साथ घूम लो। सिर्फ एक दिन परेश। नहीं रीमा, मैं बहुत सारा काम छोड़ के आया हूँ। बहुत सारे पेशेंट हैं, हॉस्पिटल को नहीं छोड़ सकता मैं।
इसलिए हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। कल सुबह रीमा एकदम उदास हो गई। उसका चेहरा बुझ गया। अभी तक जो बातें कर रही थी सारी धाराशाही हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो परेश को कैसे रोके। वो ये सोच ही रही थी कि परेश थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने रीमा से कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पूरी बात सुनो। अगर कल हम यहाँ से निकलते हैं तो हम दोबारा लौट कर आएंगे और जी भर यहाँ रुकेंगे, जितने तुम चाहोगी, और जहाँ चाहोगी वहाँ घूमेंगे, लेकिन इसी शर्त पर कि कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। रीमा खिलखिला पड़ी। उसे ये शर्त मंजूर थी कि दोबारा आएगी, परेश उसके साथ होगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, और जहाँ जहाँ वो नहीं घूम पाई है सब जगह वो घूमेगी। यही सोचकर रीमा ने हामी भर दी। अब बस उसे यही चिंता सता रही थी कि जाने से पहले एक बार वो शंकर दादा और कावेरी से मिलना चाहती थी। उसने परेश से कहा कि एक बार मुझे उन सब से मिलना है। परेश उसकी इस बात के लिए तैयार हो गया और रीमा खुश। अब वो लोग अपने दिल्ली जाने की पैकिंग में व्यस्त हो गए। रीमा दोबारा आने की कल्पना में भूल गई कि जो आकृतियां उभर रही थीं वो कितनी कष्टदायी थी। उसे तो बस अब अगली बार कुसानी आने का इंतज़ार था। नमस्ते मित्रों, अगली कहानी का हिस्सा आप कल शाम 5 बजे सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो और आपके दिल को छू रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।